अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता है क्या होता है? इट्स क्वालिटी ऑफ मोशन एंड इट डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पे मोमेंटम की डिपेंडेंस होती है। आज हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, हम इस चीज़ के को प्रूव करने के लिए, कंजर्वेशन को प्रूव करने के लिए एक सिस्टम को लेंगे और वो सिस्टम जो है ग्रुप ऑफ बॉडीज होगा, ठीक है। और इस सिस्टम की एक जो क्वालिटी वो यहाँ पे ये होगी कि इट दिस सिस्टम विल बी आइसोलेटेड, ठीक है। इट विल बी ग्रुप ऑफ बॉडीज, बट हाउ इट इज आइसोलेटेड सिस्टम। एंड यहाँ पे ना आप सिस्टम की डेफिनेशन को इसको ठीक है अंडरलाइन कर लें कि ये जो है a system is a group of bodies within the certain boundaries। ये सिस्टम की डेफिनेशन है। और आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन को भी आप अंडरलाइन कर लें। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन विच ऑन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो बॉडीज इंटरैक्ट कर रही हैं उन बॉडीज पे किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का कोई असर ना हो, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई ना हो रही हो। यानी सिस्टम के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं वो एक दूसरे की वजह से आ रही हैं, यानी बाहर से कोई फोर्स किसी दूसरी बॉडी की तरफ से अप्लाई नहीं हो रही। ये दोनों बॉडीज आपस में ही इंटरेक्शन की वजह से जो भी मोमेंटम है वो प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। सो दिस मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम। एंड इफ नो बैलेंसिंग और नेट फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, आपको पता है बैलेंसिंग और नेट फोर्स भी अनबैलेंस्ड और नेट फोर्स कौन सी होती है? जो तमाम फोर्सेस का समीशन होती है, यानी उन पे तमाम फोर्सेस का जो समीशन है वो जीरो है। दैट इज व्हाई दे आर सेइंग दैट इफ नो अनबैलेंस्ड और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, क्योंकि फोर्सेस तो होती हैं लेकिन नेट फोर्स ना होने का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है, यानी फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं लेकिन उन तमाम फोर्सेस का जो समीशन है वो जीरो है, ठीक है। देन यानी कि अंदर कहीं पे फ्रिक्शन अगर है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, किसी और फोर्स का इफेक्ट नहीं है, सिर्फ वो जो आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं दोनों बॉडी, सिर्फ उसका इफेक्ट होगा। So and then according to the equation 3.14 its momentum remain constant। अच्छा जी, तो हमारे पास 3.14 इक्वेशन कौन सी है? यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है 3.14 और ये कह रहे हैं कि हमने फोर्स एंड मोमेंटम का जो रिलेशन फाइंड आउट किया था पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एफ, यानी कि अगर यहाँ पे फोर्स जो है वो हम कहते हैं कि नेट फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रही, तो ये जो मोमेंटम है यानी इनिशियल और फाइनल, फिर इसमें कोई चेंज नहीं है। यानी यहाँ पे तो हमने चेंज को शो किया ना कि पी एफ माइनस पी आई जो है डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू फोर्स है। अगर फोर्स जीरो हो जाएगी, फोर्स जीरो होगी, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करके देखो टी जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पे जीरो होगा, क्या हम कह रहे हैं फोर्स नेट जीरो हो गई है। टी को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी एफ माइनस पी आई, ठीक है। इस तरफ हमारे पास जीरो हो गया, डिनोमिनेटर भी खत्म हो गया। पी आई को आप दूसरी तरफ ले जाएं, इसका साइन चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगी, इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। सो यही वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग और फोर्स जीरो हो जाएगी, तो ये जो हमारे पास पिछले केस में चेंज आ रहा था मोमेंटम में इनिशियल और फाइनल के अंदर, ये चेंज नहीं आएगा एंड फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू द इनिशियल मोमेंटम। और इसी इक्वालिटी को हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं। ओके जी, दिस द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यानी आइसोलेटेड सिस्टम ये हमारे पास एक आइडियल केस होता है। हम हमेशा जो भी लॉ प्रूव करते हैं वो हम किसी आइडियल सिस्टम के लिए प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं जिसपे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। नॉर्मल हालात में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता जिसपे कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो, हमेशा कोई ना कोई फोर्स जरूर होती है। फ्रिक्शन मोस्टली के अंदर इन्वॉल्व होती है, अगर कोई और फोर्स हो या ना हो फ्रिक्शन लाजमी होती है। लेकिन जब हम आइसोलेटेड की बात करें तो हम कह रहे हैं कि तमाम फोर्सेस जीरो हैं,
तो उसमें फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है, वो भी जीरो हो गई। अगर वो जीरो है तो तभी हम कहेंगे कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, ठीक है। So thus the momentum of an isolated system is always conserved and this is the law of conservation of momentum. इसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दें तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। सो द स्टेटमेंट, यहाँ पे आप हेडिंग लिखें स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो आपके पास पिंक बॉक्स है ये स्टेटमेंट है आपके पास लॉ की, और जब आप इसका क्वेश्चन करेंगे तो आप इस पिंक बॉक्स को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी इसका कि डिराइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो पहले आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट की हेडिंग लिखेंगे, ये स्टेटमेंट पिंक बॉक्स से लिखेंगे, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन और फिर डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। ये जो ऊपर वाला ये पैराग्राफ है, यहाँ पे आपके पास सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है और इसी में एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद आपके पास ये पैराग्राफ होगा विद हेडिंग्स, और फिर ये जो नीचे वाला आपका पैराग्राफ है दिस विल बी डेरिवेशन, ठीक है। Okay जी, this is your statement that the momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remain constant. यानी आपके पास जब तक वो इंटरेक्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, तब जो उनकी अलग अलग मोमेंटम होगी दोनों बॉडीज की, उन दोनों को देखा जाए, और आफ्टर देयर इंटरेक्शन जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो उनकी कंबाइन एक मोमेंटम होगी दैट विल रिमेन द कांस्टेंट। अब अगर हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं और डेरिवेशन की तरफ, तो हमें कंसिडर करनी है एक एग्जांपल। कंसिडर द एग्जांपल ऑफ एन एयर फिल्ड बैलून as described under the third law of motion, and in this case the balloon and the air inside it forms a system। यानी कि आप बैलून को एक सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कि एक बैलून है और उसके अंदर एयर जब हमने फिल की तो वो बैलून एक बाउंड्री का काम कर रहा है, बैलून की जो सरफेस है, और उसके अंदर जो एयर आपने फिल इन कर ली है वो एक पूरा सिस्टम जनरेट कर रही है। उसका बाहर, बैलून की बाहर की एयर से जो कनेक्शन है वो खत्म हो गया, ठीक है, और वो एक बाउंड्री के अंदर आ गई। दैट्स व्हाई इट इज अ सिस्टम। सिस्टम क्योंकि वहाँ पे बॉडीज जो है वो इंटरेक्ट कर रही है। सो बिफोर रिलीजिंग द बैलून द सिस्टम वाज एट रेस्ट, यानी आप एयर को फिल करके ऑब्वियसली जो बैलून का एंड होता है उस पर आप एक नॉट लगा देते हैं, तो उसमें से एयर बाहर की तरफ कहीं से भी इजेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास कोई पाथ ही नहीं होता ना। तो आप अगर उसको कहीं से इजेक्ट करवाते हैं, ठीक है, बट बिफोर दैट जब तक इजेक्शन नहीं हो रही एयर की कहीं से भी, तो वो बैलून रेस्ट पर है। सो हम अब वहां पे बैलून का नाम नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं कि सिस्टम वाज एट रेस्ट, ठीक है, क्योंकि दो चीजें हैं, बैलून की सरफेस भी है और दरमियान में एयर भी है, तो ये एक सिस्टम की तरह काम करें। एंड हेंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज जीरो। मोमेंटम क्यों जीरो है? क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो बैलून है वो मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह रेस्ट पे पड़ा हुआ है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो आपको पता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा, क्योंकि मोमेंटम की जो डिपेंडेंस है वो वेलोसिटी पर है। P इज इक्वल टू mv। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम भी सिस्टम का जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एज सोन एज द बैलून इज सेट फ्री, यानी आप उसकी नॉट को ओपन कर देते हैं या आपने हाथ से पकड़ा हुआ था आप उसको छोड़ देते हैं, एयर एस्केप आउट ऑफ इट विद सम वेलोसिटी। जैसे ही आप उसको पाथ प्रोवाइड करेंगे एयर को इजेक्शन का, आप उसकी वो जो नॉट वाली जगह है उसको ओपन कर देंगे या छोड़ देंगे अगर आपने पकड़ा हुआ था, तो एयर को इजेक्शन का रास्ता मिल जाएगा। सो दैट एयर विल एस्केप आउट विद सम वेलोसिटी। अब वो क्या वेलोसिटी होगी? ऑब्वियसली कोई ना कोई वेलोसिटी जरूर होगी। एंड जब आपके पास एयर की इजेक्शन स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे कि बैलून भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। पहले वो रेस्ट पे था क्योंकि एयर रेस्ट पे थी, लेकिन अब जैसे ही एयर जो है वो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी तो बैलून भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो द एयर कमिंग आउट ऑफ एयर पोजेस मोमेंटम। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी है, एयर का मास भी होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास जो है उसकी वेलोसिटी भी है, उसका मास भी कोई ना कोई है, तो इट मस्ट हैव मोमेंटम।
So to conserve the momentum, the balloon moves in a direction opposite to the that of the air rushing out. अब जो बैलून मूव करेगा दूसरी डायरेक्शन में, जिसको हम देखते हैं अक्सर आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा कि जिस डायरेक्शन में एयर इजेक्ट हो रही होती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बैलून मूव करता है। और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि वो जो सिस्टम है वो अपनी मोमेंटम को कंजर्व रखना चाहता है, यानी कि एयर की जो मोमेंटम है that must be equals to the momentum of the balloon. So that is why balloon conservation of momentum के लॉ को फॉलो करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। सो अब हम एक और सिस्टम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास बैलून वाला क्वेश्चन था, इसके ऊपर इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन the conservation of momentum of air filled balloon। ठीक है, कि एक एयर फिल्ड बैलून कैसे अपनी मोमेंटम को कंजर्व रखता है। ठीक है, एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ एन एयर फिल्ड बैलून। तो आप इस क्वेश्चन का ये पूरा पैराग्राफ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद जो हम सिस्टम अपना जो है वो लेंगे, दैट इज ऑफ टू बॉडीज। So consider an isolated system of two spheres of mass m1 and m2 as shown in the figure 3.14। ये आपके पास 3.14 फिगर है और इसमें आपके पास ये टू बॉडीज हमने कंसिडर की हैं एंड दीज टू बॉडीज आर स्फीयर। और सिर्फ फर्क इनमें ये है कि एक मास में कम है और एक मास में थोड़ी ज्यादा है। सो जो ऑरेंज वाली बॉल है या सफेयर है, इसका मास m1 कंसिडर किया है और जो ब्लू बॉल है ये सफेयर है, उसका मास m2 कंसिडर किया है। दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। यानी हमारे पास वैसे तो वेलोसिटी का सिंबल होता है v1 और v2 वगैरह, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि इनिशियल और फाइनल को अलग अलग करना चाह रहे हैं तो इसलिए हमने u और v हमने कंसिडर कर ली है। ठीक है, u1 हमारे पास इन दोनों की वेलोसिटी बिफोर की शो कर रहा है। ठीक है, बिफोर और आफ्टर वाली जो हमारे पास वेलोसिटीज हैं वो v के सिंबल के साथ है। तो पहली बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 है और जो सेकेंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो u2 है। ठीक है, अगर हम दोनों के साथ i लगा देंगे तो फिर हमारे लिए डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने u का इस्तेमाल किया। सो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो ए सिस्टम है, ए केस है, इसमें ये बिफोर कोलिजन, यानी इनिशियल वेलोसिटी कौन सी वाली होगी? बिफोर कोलिजन, यानी इन दोनों के टकराने से पहले। अब ये जो दोनों मैसेज हैं ये इनकी देखिए मोशन की डायरेक्शन भी बताई जा रही है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टू बॉडीज इज सेम, यानी दोनों स्फीयर्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। वेलोसिटी एक की u1 है, एक की u2 है। तो आपको पता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो उनके और वो स्ट्रेट लाइन में जैसे आगे पीछे यानी वो एक दूसरे के मूव कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है अगर दोनों बॉडीज एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होंगी तो जो पीछे वाली बॉडी है वो कभी भी अगली बॉडी को अप्रोच नहीं कर पाएगी, यानी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन देखें बी डायग्राम में कह रहे हैं कि दे कोलाइड एट कोलिजन, m1 m2 के साथ कोलाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो m1 है इसकी स्पीड m2 से थोड़ी ज्यादा थी, इसीलिए ये तेजी के साथ मूव करते हुए आया और इसने m2 अगला भी मूव कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड जरा स्लो है और m1 ने जल्दी से उसको अप्रोच कर लिया और जाके उसके साथ कोलिजन की है। ठीक है, तो हम कोलिजन से पहले की जो इसकी वेलोसिटी है उसको यूज करते हुए मोमेंटम फाइंड करेंगे और कोलिजन के बाद इनकी क्या वेलोसिटी होगी वो v1 एंड v2 में कन्वर्ट होगी। ऑब्वियसली देखिए जब दो चीजें आपस में टकराती हैं, आपस में कोलाइड करती हैं, तो कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटीज में चेंज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सड़क पे कोई गाड़ियां मूव कर रही हैं और पीछे से कोई गाड़ी आती है और अगली जो स्लो चलने वाली गाड़ी है पीछे से कोई तेज आ रही है गाड़ी और वो आगे वाली स्लो गाड़ी को आके हिट करती है, तो जो पीछे से बहुत तेज स्पीड में गाड़ी आ रही थी उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है ऑब्वियसली क्योंकि कोलिजन हो गई है।
और उस कोलिजन के रिजल्ट में जो स्लो गाड़ी चल रही थी उसकी स्पीड में थोड़ा सा जो है वो इंक्रीमेंट आता है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे ही कोलिजन होती है थोड़ी सी एनर्जी तेज स्पीड वाली जो ऑब्जेक्ट है उसकी ट्रांसफर हो जाती है स्लो स्पीड वाले के अंदर, यानी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। अगर ऑब्वियसली अगर अगर चेंज आता है तो जो m1 मैथ की स्पीड है u1, वो u1 नहीं रहेगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, v1 के अंदर चेंज हो जाएगी। और जो m2 की स्पीड थी बिफोर कोलिजन u2, वो चेंज होके v2 में चेंज हो जाएगी। सो अब हम इसको मैथमेटिकली अगर देखते हैं कि जी हमने कंसिडर तो कर लिया कि दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर की जो स्पीड्स हैं वो भी हमने कंसिडर कर ली हैं, तो हमें ये पता है कि इनिशियल और जो फाइनल मोमेंटम्स हैं वो आपस में क्या होंगी, वो बराबर होंगी। लेकिन हमें पहले ये देखना है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम की वैल्यूज क्या है। हमें पता है कि बॉडी m1 का जो मास है वो हम m1 ही लिखेंगे और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने u1 से रिप्रेजेंट किया। तो जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड इनिशियल मोमेंटम। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m1 u1, और मास 2 का जो मोमेंटम है इनिशियल वो है m2 u2। जब भी आप इनिशियल की बात करेंगे उसमें u आएगा। सो अगर हम बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम फाइंड करते हैं तो वो क्या होगा, इन दोनों का समेशन, क्योंकि हमने इन दोनों स्फीयर्स को एक सिस्टम कंसिडर किया है। तो एक सिस्टम के अंदर जो दोनों बॉडीज हैं अगर दो से ज्यादा होती तो भी तीनों का 3 या 4 या 5 या हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज एक ही सिस्टम के अंदर होती, तो हम उन सब का मोमेंटम ऐड करते और वो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होता। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ दो बॉडीज हैं, तो इसलिए इन दोनों का जो मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों का जो एडिशन है वही हमारे पास टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा। और इनिशियल मोमेंटम कौन सा है, स्फीयर्स की कोलिजन से पहले का। सो बिफोर कोलिजन द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। अच्छा, आफ्टर सम टाइम हमने देखा कि उन दोनों की क्या हो गई, कोलिजन हो गई। So after some time m1 and m2 with some force according to the Newton's third law of motion, m2 exerts an equal and opposite reaction force on m1 and they let their velocities become v1 and v2। Obviously collision के बाद वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, तो फोर्स के रिजल्ट में उनकी जो वेलोसिटीज है हमने ऑब्वियसली चेंज करी, and that change is written as v1 and v2 आफ्टर कोलिजन। तो अब कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है उसको हम क्या कहेंगे, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि ये इन दोनों की जो है वो फाइनल वेलोसिटीज है। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ मास 1 क्या होगा, m1 v1 होगा। ठीक है, मास में तो कोई चेंज नहीं आया लेकिन वेलोसिटीज में चेंज आ गया है, सो हमने वो वाली वेलोसिटी यूज करनी है जो कोलिजन के बाद की है। तो मास 1 की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या हमने नोट की है, v1 नोट की है, दैट्स व्हाई इट्स मोमेंटम बिकम m1 v1, और जो मास 2 है उसका मोमेंटम क्या है, m2 v2। सो अब हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम टोटल होगा दोनों बॉडीज का वो ऑब्वियसली इन दोनों को समेशन करने से आएगा। So total final momentum of the system after collision is equals to m1 v1 plus m2 v2। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, 3.15 और 3.16। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन को शो कर रही है। ठीक है, बिफोर कोलिजन, और ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन की जो हमारी टोटल मोमेंटम है सिस्टम की, ये उसको शो कर रही है। बट हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट में क्या पढ़ा है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बाहर से, यानी वो जो दो स्फीयर्स आपस में टकरा रही हैं वही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, कोई तीसरी बॉडी उन स्फीयर्स के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, बाहर से कोई फोर्स उनको उनकी मोमेंटम को चेंज नहीं करी, उनकी वेलोसिटी को चेंज करने में किसी तीसरी बॉडी का जो है कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उनकी जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगी, यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर जो कोलिजन है उनकी मोमेंटम दैट विल बी इक्वल। क्लियर? तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है दैट टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ये जो इक्वालिटी हमने लिखी है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से लिखी है।
क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ चुके हैं कि अगर उस पर कोई सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अंदर से जरूर लग सकती है, ठीक है, वो दोनों बॉडीज एक दूसरे पे जरूर फोर्स लगा रही है, लेकिन बाहर से कोई बॉडी उन पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, तो उनकी मोमेंटम कंजर्व रहेगी, यानी सिस्टम के अंदर जो मर्जी होता है, जो मोमेंटम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखते हैं तो क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये हमने दोनों की जो वैल्यूज ऊपर डिराइव की थी, टोटल इनिशियल मोमेंटम की और टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम की, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। एंड दिस इक्वेशन शोज दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम before and after collision remains the same, which is the law of conservation of momentum. And law of conservation of momentum is an important law and has vast application. इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। यहाँ आगे हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे गन एंड बुलेट के सिस्टम के अंदर, लेकिन इसकी जो डेरिवेशन है वो यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो लिख लें। इस टॉपिक की बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हेडिंग है वहां पे आप लिखेंगे, वहां पे क्वेश्चन लिखिए, डिराइव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बल्कि आप लोग इस तरह करें कि जो आपका एक्सरसाइज का 3.11 क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी का आंसर जो है वो आप मार्क कर लें, ठीक है। इस हेडिंग में आपका आंसर भी होगा 3.11 का, और साथ में यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है वो आप इंक्रीमेंट कर लें क्वेश्चन में, यहाँ पे इजाफा कर लें कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड डिराइव इट्स रिलेशन, या डिराइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका 3.11 जो क्वेश्चन है यही मैं आपको मार्क करवा देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग 3.11 का आंसर यहाँ से लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, और स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लोग हेडिंग लिखेंगे सिस्टम की, ठीक है, व्हाट इज सिस्टम, और उसकी ये डेफिनेशन जो मैंने आपको मार्क करवाई थी यहाँ तक ये लिखेंगे। फिर आप हेडिंग लिखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, फिर आइसोलेटेड सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो एन आइसोलेटेड सिस्टम से लेकर फोर्स एक्टिंग ऑन इट तक, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस रह गए हैं सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के अलावा, बल्कि यहाँ पे लिखें ये जो दो आपके पास डेफिनेशन है, इनके अलावा जितने भी सेंटेंसेस हैं इनके ऊपर आप हेडिंग लिखिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लिख लें। अभी मेरे लिए जरा लिखना मुश्किल है, ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे कंसिडर एन एग्जाम्पल पे, तो यहाँ पे आपने हेडिंग लेनी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। आप इस पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूरा लिख लें। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जहाँ पे हमने यहाँ से आप स्टार्ट करके तो अगले पेज पे जो इक्वेशन हमने डिराइव की है 3.17, ठीक है, इससे जो अगला पैराग्राफ है आपने यहाँ तक लिखना है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एन इम्पोर्टेंट लॉ एंड हैज वास्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ तक आपका 3.11 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी की आगे जो एक एग्जांपल है वो हम कर लेंगे, वो 3.11 के आंसर में शामिल नहीं है, ठीक है। अब हम एक गन और बुलेट की एग्जांपल करते हैं। सो आपने कंसिडर करना है, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट। जब तक गन फायर नहीं होती तब तक गन और बुलेट दोनों रेस्ट पर होती हैं। तो आपके ख्याल में क्या होगा, उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो क्या होंगी, जीरो होंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें रेस्ट पर हैं। जैसे हमने बैलून वाली एग्जांपल ली थी, उसमें बैलून रेस्ट पे था और
जो बैलून है उसकी जो मूवमेंट है उसकी किस वजह से थी कि वो मोमेंटम को कंजर्व रखना था, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी होगी कि गन और बुलेट जब तक दोनों रेस्ट पर हैं तब तक कोई भी वेलोसिटी क्रिएट नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी नहीं है बॉडीज में तो मोमेंटम भी जीरो होगा, ठीक है। So, before firing the gun, both the gun and bullet are at rest. So the total momentum of the system is zero. And as the gun is fired, bullet shoots out of the gun and acquires momentum. जैसे ही आप गन फायर करोगे तो जो बुलेट है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। और आपको पता है कि बुलेट की जो स्पीड है वो बहुत तेज होती है, उसका मैस बहुत कम होता है लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। इसी वजह से वो अगर किसी को लग जाए तो वो बहुत ज्यादा इंजर हो जाता है। हालांकि छोटी सी बुलेट होती है लेकिन अफेक्ट किसकी वजह से होता है? उसके साइज की वजह से नहीं होता, बल्कि उसकी स्पीड की वजह से अगले बंदे को जो है वो लगने के बाद वो हार्म करती है और बहुत ज्यादा उसका नुकसान हो जाता है, उसकी स्पीड क्योंकि बहुत ज्यादा तेज होती है। सो एज द गन इज फायर्ड द बुलेट शूट आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर मोमेंटम, क्योंकि उसकी स्पीड है और मैथ भी है, बेशक कम है लेकिन है। तो मैथ और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा? वो मोमेंटम ऑफ दैट बुलेट कहलाएगा। सो कंजर्व द मोमेंटम। अब कंजर्वेशन के लिए क्या होना चाहिए कि जो बुलेट की मोमेंटम है वो ही गन की भी मोमेंटम होनी चाहिए। और क्योंकि इनिशियल जो मोमेंटम है वो क्या है? जीरो है, और जो फाइनल है उसको भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो वो जीरो कैसे होगी कि जितनी भी मोमेंटम है बुलेट की उतनी ही मोमेंटम किसकी हो? गन की भी हो, ठीक है, दोनों की इक्वल हो। और इसमें दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि दोनों की मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो क्या हो? ऑपोजिट। जब दोनों इक्वल और ऑपोजिट होंगी तो एक के साथ नेगेटिव साइन आएगा, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे मोमेंटम्स को तो वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। यही चीज है कि जैसे ही बुलेट को फायर किया जाता है तो कंजर्वेशन रखने के लिए जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ये हम एंड पे ये प्रूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसके हम जब मैथमेटिकल फॉर्म अभी करने लगे हैं तो उसमें नेगेटिव साइन हम इसीलिए यूज करेंगे, या वो खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। वो आएगा, हम नहीं लाएंगे बल्कि वो खुद आएगा नेगेटिव साइन, और वहां से आपको पता चलेगा कि जो हमारे पास मोमेंटम है वो कंजर्व कैसे होगी इस सिस्टम के अंदर। So as the gun is fired, the bullet shoot out of the gun and acquires momentum. So to conserve the momentum of the system, the gun recoils. ठीक है, यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। ये जो आपके पास पहली 5 लाइंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, या इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहे तो अगली लाइन भी ले सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है कि वाई द गन recoils, ठीक है, एज द गन इज फायर्ड वाई गन recoils, यानी कि जब आप गन को फायर करते हैं और बुलेट शूट करते हैं तो गन रिकॉइल क्यों होती है? पीछे की तरफ बैक साइड पे वो क्यों एक झटका सा लगता है, रिकॉइलिंग क्यों होती है गन की? तो उसकी रीजन क्या है कि as the gun is fired, the bullet shoot out of the gun and acquires the momentum. To conserve the momentum of the system, the gun recoils. तो इसका रीजनिंग आंसर क्या है कि गन क्यों रिकॉइल करती है? ताकि मोमेंटम को, सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व रखा जा सके, ठीक है। तो ये इसका एक छोटा सा क्वेश्चन भी यहाँ पे रीजनिंग का बन सकता है, आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए। यही सेम क्वेश्चन बैलून वाले केस में भी अप्लाई हो सकता है कि एयर जो है वो इजेक्ट हो रही होती है जिस डायरेक्शन में, बैलून उस डायरेक्शन में मूव नहीं करता, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो वो क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है? वो भी यही है कि उसका भी आप आंसर यही देंगे कि जो बैलून है वो एयर की इजेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए मूव करता है ताकि सिस्टम की जो मोमेंटम है वो कंजर्व रह सके। सो बैलून moves in the opposite direction of the ejected air to conserve the momentum. तो ये बीच में इस टॉपिक के कुछ conceptual questions भी हैं, आपको ये भी माइंड में रखने हैं। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। So according to the law of conservation of momentum, the total momentum of the gun and bullet will also be zero after the gun is fired. Before वाली तो जीरो है, before वाली जीरो क्यों है? क्योंकि
गन और बुलेट दोनों किस पोजीशन पे थे, रेस्ट पे। तो रेस्ट पे जो चीज होती है उसकी तो वेलोसिटी जीरो होती है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होंगे। लेकिन आफ्टर दोनों चीजें तो मूव कर रही हैं, यानी आप जब गन को फायर करते हो तो बुलेट मूव करना शुरू कर देती है, लेकिन हमें तो मोमेंटम को कंजर्व रखना है। तो उसको कंजर्वेशन रखने के लिए हम देखते हैं कि क्या होगा। लेट m बी द मास ऑफ द बुलेट एंड v बी द वेलोसिटी ऑफ द फायरिंग ऑन फायरिंग द गन। यानी कि जो बुलेट है उसका मास हम स्मॉल m कंसिडर कर रहे हैं और उसकी जो वेलोसिटी है व्हेन इट इज फायर्ड इट्स कंसिडर एज अ स्मॉल v, एंड m be the mass of the gun and capital V, यानी capital M is the mass of the gun and capital V is the velocity of the gun. अच्छा, यहाँ पे स्मॉल m और स्मॉल v, कैपिटल M और कैपिटल V से डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने यूज किया है। नॉर्मली हम मैथ्स के लिए स्मॉल m ही यूज करते हैं और वेलोसिटी के लिए स्मॉल v ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने दो चीजों के मास और वेलोसिटी को कंसिडर करना है और आपस में इनकी इक्वेशन भी बनानी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक के लिए हमने स्मॉल लेटर्स यूज कर लिए हैं और एक के लिए हमने जो है कैपिटल लेटर्स यूज कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी मोमेंटम्स की तरफ चलते हैं कि इनिशियल और फाइनल क्या। इनिशियल तो जीरो है, ठीक है। हम हम फाइनल की तरफ चलते हैं। जो इनिशियली हम बात कर रहे थे कि बुलेट और जो गन है वो रेस्ट पोजीशन पे रहते, उनकी तो कोई वेलोसिटी थी नहीं। अगर कोई वेलोसिटी नहीं थी तो उनका कोई मोमेंटम ही नहीं होगा। एक का भी मोमेंटम जीरो, बुलेट का भी और गन का भी मोमेंटम जीरो। दोनों को जब ऐड करेंगे तो भी वो जीरो ही रहेगा। अब हम जो फाइंड कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड। जब गन को फायर किया जाता है तो उनकी मोमेंटम ये होगी, ये m इंटू वी, स्मॉल m इंटू वी किसकी मोमेंटम है, बुलेट की, और कैपिटल M इंटू वी किसकी मोमेंटम है, गन की। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है, बिफोर द गन इज फायर्ड, और जो आफ्टर होगी टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड, वो दोनों बराबर होंगी। We know that according to the law of conservation of momentum ये तो होगा that they must be equal. So अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के जो वैल्यूज हमने फाइंड किए वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. So after the bullet is fired, momentum is this, total momentum mv plus mv, यानी कैपिटल mv प्लस स्मॉल mv किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है. जीरो के इक्वल क्यों है, क्योंकि इनिशियली दोनों चीजें रेस्ट पे थी, इसलिए उनका मोमेंटम भी जीरो होगा. अब हम क्या करेंगे, अगर हम कैपिटल एम को इधर ही रहने देते हैं और स्मॉल एम को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, एम बी नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये इस तरफ ऐड हो रहा था, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं, गन की वेलोसिटी हमने कैपिटल वी से शो की थी, हम गन की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कैपिटल एम को इस तरफ डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इंटू वी. अच्छा, यहाँ पे एम से एम को आप बेशक यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हैं, CONSTANT, ठीक है, कांस्टेंट लिखते हैं, क्योंकि दोनों चीजों का जो मास है वो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा. सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, वेलोसिटीज के अंदर. तो ये इक्वेशन आपको क्या शो करेगी कि वेलोसिटी ऑफ द गन is equals to the negative of the velocity of the bullet. ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि बुलेट और गन की जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, वेलोसिटी की जो नेगेटिव साइन किस लिए यहाँ पे आया, क्या चीज शो कर रहा है, डायरेक्शन को, वरना वेलोसिटी तो नेगेटिव नहीं होती. ठीक है, वेलोसिटी खुद नेगेटिव नहीं होती, जिस तरह फोर्स नेगेटिव नहीं होती, इसी तरह एक्सेलरेशन भी नेगेटिव नहीं होती. ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है. अब यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो ये इक्वेशन हमें यहाँ से पता चल गया कि अगर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी वेलोसिटी v के साथ, तो जो गन है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी विद वेलोसिटी कैपिटल v. So the equation 3.19 gives the velocity capital V of the gun. Negative sign indicates the velocity of the gun is opposite to the velocity of the bullet. वही चीज जो भी मैंने एक्सप्लेन की है. The gun recoils, ठीक है, क्योंकि उसने बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है. क्यों मूव करना है, ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर सके, और इसीलिए गन जो है वो पीछे की डायरेक्शन में मूव करती है, जब बुलेट को वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में
फायर करती है. So since the mass of the gun is much larger than the bullet, therefore the recoil is much smaller than the velocity of the bullet. यानी कि हमारे पास जो गन का जो मास है वो काफी ज्यादा है. ठीक है, तो इस वजह से जो झटका है, जो रिकॉइलिंग होती है, वो आपको काफी, यानी गन बहुत थोड़ी से डिस्टेंस के लिए बैकवर्ड मूव करती है. जिस तरह आप बुलेट को देखते हो तो वो काफी दूर तक जा रही है, गन बैकवर्ड डायरेक्शन में इतनी दूर नहीं जाती. क्यों? क्योंकि वो थोड़ी हैवी है. ठीक है, तो जो हैवी चीज होती है उसको जरा ज्यादा फोर्स चाहिए होती है दूर तक जाने के लिए. इसलिए जो बुलेट है वो काफी दूर तक डिस्टेंस अपना ट्रेवल करती है, लेकिन गन जो है वो बैकवर्ड जो रिकॉइलिंग होती है उसकी वो बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए होती है. ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक और एप्लीकेशन यहाँ पे इन्होंने एंड पे डिस्कस किया. यहाँ पे आप एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं, हम पढ़ लेते हैं इसका पहले. रॉकेट्स एंड जेट इंजन्स आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल. In these machines, hot gases produced by the burning of the fuel rush out with the large momentum, and the machine gain an equal and opposite momentum, and this enable them to move with a very high velocity. आप इस पे यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं कि on which principle rockets and jet engines work. यानी ये आपके क्वेश्चन जो भी हम बीच में आपको 2-3 बता रही हूँ कॉन्सेप्चुअल, ये आपकी एक्सरसाइज में इस तरह नहीं है. ठीक है, तो आप यहाँ पे खुद से ऐड कर लें क्वेश्चन के ऑन विच प्रिंसिपल रॉकेट्स एंड जेट इंजन्स वर्क. ठीक है, किस प्रिंसिपल पे रॉकेट एंड जेट इंजन्स काम करते हैं. तो उसमें ये आपका पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक इसके आंसर में आ जाए. ठीक है, कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो हमारे पास लॉ है उस पे काम करते हैं, उसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं. उसमें क्या होता है कि रॉकेट्स के और जेट इंजन्स के आपको पता है कि बहुत सारा जो फ्यूल है वो बर्न होता है, और बर्निंग के बाद वहाँ पे बहुत सी हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और वो हॉट गैसेस जो है वो इजेक्ट होती हैं from the lower part of the rockets and the backward part of the jet engine. और उन गैसेस की स्पीड बिल्कुल जैसे बैलून के अंदर होता है. ठीक है, तो उन गैसेस की स्पीड बहुत ज्यादा होती है. और आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, और उस पूरे जेट की जो मोमेंटम होती है उसको कंजर्व रखने के लिए रॉकेट और जेट इंजन क्या करते हैं, उन गैसेस की जो वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. ठीक है, यानी अगर जो रॉकेट को अगर हम कंसिडर करें, रॉकेट की जो गैस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है हाई स्पीड के अंदर, तो रॉकेट क्या करेगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. और इसी तरह जो जेट इंजन्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव नहीं करते. जेट इंजन्स जो है वो स्ट्रेट मूव करते हैं जैसे एरोप्लेन मूव करते हैं. तो एयर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और जेट इंजन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जस्ट टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का और इसकी डेरिवेशन. ये जो गन एंड बुलेट वाली आपके पास पूरी एग्जांपल हमने पढ़ी है, इसमें आप लोग जरा एक क्वेश्चन लिख सकते हैं. यहाँ से लेके जहां तक इसकी हमने डेरिवेशन कंप्लीट की है. ठीक है, इस पे आप क्वेश्चन लिखिए. एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम with the help of system of gun and bullet. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंसिडर से लेके. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बेशक एक्सप्लेनेशन लिख लो और आगे से फिर आप मैथमेटिकल फॉर्म शुरू कर लो, या बेशक एक ही हेडिंग के अंदर सारा कर लो. ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से सारी ये मैथमेटिकल फॉर्म भी साथ ही चलेगी. और कहाँ तक हम आएंगे, यहाँ तक. ठीक है, यहाँ तक. तो ये सारा आपने कंसिडर से लेके एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट तक ये क्वेश्चन लिखना है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट. ठीक है, तो आपके यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे.
कॉन्सेप्चुअल भी हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है वो आपकी एग्जांपल है 3.7 इसी पेज नंबर 71 के ऊपर, ठीक है। तो आपका जो एग्जांपल है वो क्या कह रही है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम द गन विद द muzzle velocity of 100 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल का क्या मतलब है कि आपने गन की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, ऑफ इट्स अगर आपके पास इफ इट्स मास इज 5 kg। अब देखिए बुलेट का मास कितना है 20 ग्राम और गन का कितना मास है 5 kg, तो काफी ऑब्वियसली फर्क है। मास बुलेट का बहुत कम है, छोटा है, और जो गन है उसका मास बहुत ज्यादा है, 5 kg है, ठीक है। आपको पता है कि आपने जो काम करना होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है मास का विच इज केजी, तो आप क्या करोगे, मास ऑफ बुलेट को चेंज कर लेंगे केजी में बाय डिवाइडिंग 1000। आपको पता है ना ग्राम से केजी में कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद वेलोसिटी इसकी गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। तो उसके बाद कैपिटल एम हमें गिवन है, यानी गन का जो मास है, ठीक है, वो 5 kg है। क्योंकि आपने टॉपिक का पढ़ लिया तो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सिंबल इस्तेमाल करने, क्योंकि हमने सिंबल में डिराइव करते हुए बुलेट के मास को स्मॉल एम कंसिडर किया था और उसकी वेलोसिटी को स्मॉल वी, और जो गन थी उसके मास को हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था और उसकी वेलोसिटी को हमने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया। तो हम वही चीजें यूज करेंगे, क्योंकि हमने v यूज करना है, तो v फाइंड करना है, तो v फाइंड करने के लिए हमने ये बिल्कुल जो आखिर में इक्वेशन लिखी थी इसकी, ये वाली कैपिटल v इज टू माइनस m बाय कैपिटल एम बी, ये हम 3.19 इसमें अब यूज करेंगे। और अब क्या होगा कि इसको जब हम यूज करेंगे तो आप डायरेक्टली आ जाए, ठीक है। ये बीच में बेशक ये सारी कैलकुलेशंस ना करें, ठीक है, ये बेशक लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वो फार्मूला लिखें और उसमें पुटिंग कर दें, ठीक है। ये आपके पास यहाँ से ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, आप बेशक बिल्कुल यहाँ से कर लें, बस ये 2 स्टेप्स, और ये हाईलाइट नहीं हो रहे, तो आप सिर्फ इसको यूज करें, आप बेशक ये ना लिखें, ठीक है ना। तो कैपिटल V किसके इक्वल होगा, वो आप यहाँ पे पहले फार्मूला लिखो पीछे से कि कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इनटू स्मॉल v, ठीक है। सो यहाँ पे स्मॉल जो आपके पास m है उसकी वैल्यू 0.2 kg है, जो आपके पास स्मॉल v है उसकी वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड है, और जो कैपिटल M नीचे डिवाइड हो रहा है 3.19 इक्वेशन के अंदर वो 5 kg है। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ से देखिए 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड है बुलेट की, और जो गन रिकॉइल होगी वो किस स्पीड के साथ रिकॉइल होगी, 0.4 मीटर पर सेकेंड के साथ, ठीक है। इसलिए इसका कोई इतना नुकसान नहीं होता अगर गन रिकॉइलिंग हो रही है, तो जिस बंदे ने गन पकड़ी होती है उसको इतना उस पीछे की तरफ जो रिकॉइलिंग होती है उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन के बारे में आपसे अगर पूछा जाए कि क्यों आ रहा है तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द गन रिक्वायर्स that moves in the backward direction opposite to the motion of the bullet with the velocity of 0.4 meter per second. Why it is negative? Because it is in the opposite direction, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया है, ठीक है जी। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आपकी एक्सरसाइज में है तो आपने वो भी नीट कॉपीज पे करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का जो मैंने मेन क्वेश्चन बताया वो भी करना है, बुलेट वाला क्वेश्चन करना है, रॉकेट वाला करना है, और ये आपकी जो एग्जाम्पल है आपने ये भी सॉल्व करनी है, और जो भी मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताए हैं आपने ये सारे अपनी नोटबुक पे कर लेने हैं, ठीक है जी। अगर कुछ पूछना है तो लाजमी आप लोग ग्रुप में पूछें और रिस्पॉन्स दें क्लास के अंदर, ठीक है।